हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, आज हम इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये GS 2 का पार्ट है और GS 2 में भी किसका पार्ट है? GS 2 में भी ये है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लास को एंड तक देखें, साथ में ही नोट्स लेते रहें, शॉर्ट्स नोट लेते रहें ताकि आपको चीज़ें रिवाइज करने में इजी हो। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन refers to the policies and strategies that guide a nation use of nuclear weapon during peace and war। देखिए, सबसे पहली चीज, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की डेफिनेशन क्या है? तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का डेफिनेशन कहता है कि ये किसी नेशंस, कोई भी राष्ट्र, कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री पीस के टाइम पे और वॉर के टाइम पे उसके पास क्या, डूरिंग पीस एंड वॉर, उसके पास जो भी न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर आर्म्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे करता है, वो जो पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहलाती हैं। इट इस्टेब्लिश डेटरेंस अगेंस्ट एडवर्सरीज, कम्युनिकेट्स इंटेंशन एंड आउटलाइन रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, ये क्या दिखाता है कि कोई, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री ए है, अब इसके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर आर्म्स है, और मान लीजिए ये कंट्री बी है और इसके पास न्यूक्लियर आर्म्स नहीं है। तो ये कंट्री अगर इस कंट्री के ऊपर अटैक करता है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो अगर ये कंट्री ए कंट्री बी के ऊपर अटैक करता है तो ऑब्वियस सी बात है, कंट्री बी को बहुत सारा नुकसान होगा। जस्ट लाइक हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान की जो कंट्री थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो इसको बहुत, तो इस एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए ये भी क्या करता है, खुद न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा देता है, ताकि कंट्री ए कंट्री बी के ऊपर अटैक करने से पहले 100 टाइम तक करने से पहले विचार करे कि भले ही कंट्री बी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो कंट्री ए के सामने अगेंस्ट खड़ी हो पाए, स्टैंड कर पाए, बट फिर भी अगर ये न्यूक्लियर अटैक करता है वी के ऊपर तो वी के पास भी न्यूक्लियर्स हैं और वो भी ए के ऊपर अटैक कर सकता है। भले ए को कंप्लीटली नुकसान नहीं होगा, लेकिन पार्ट ऑफ एडवर्सरीज तो यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, और इसी को कहते हैं क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। तो ये क्या है? इट एस्टेब्लिश डेटरेंस अगेंस्ट एडवर्सरी, कम्युनिकेट इंटेंशन, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के खिलाफ जो इंटेंशन होता है उसको शो करता है, एंड आउटलाइन रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो अगर दोनों ही कंट्रीज जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, अगर न्यूक्लियर पावरफुल वाली कंट्रीज होंगी तो वो एक दूसरे पर अटैक करने से पहले थिंक करेंगी। की फीचर क्या है? की फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन फॉर्मली अडॉप्टेड इन जनवरी 2013। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रखिएगा। क्या है कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कब अडॉप्ट हुआ था? जनवरी 2003 में। इट इज बिल्ट ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बिल्ट है। क्या है वो प्रिंसिपल? देखते हैं। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इंडिया मेंटेन अ न्यूक्लियर आर्सेनल sufficient to deter adversaries without excessive स्टॉक पिलिंग। देखिए, इंडिया क्या करता है, एक मिनिमम न्यूक्लियर आर्सेनल, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो खुद की सुरक्षा के लिए एडवर्सरीज के टाइम पर जरूरी है, माफ कीजिएगा, खुद की सुरक्षा के लिए जितना चाहिए, जितनी जरूरी है उतना इंडिया क्या करता है, स्टॉक बनाकर रखता है, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो वो सामने वाली कंट्री को मिनिमम डिटरेंस तो दे सके। दूसरी पॉलिसी क्या है, दूसरा प्रिंसिपल क्या है? नो फर्स्ट यूज। इंडिया कहता है
कि भले ही वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है, इंडिया कमिट्स टू यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स ओनली इन रिटेलिएशन। क्या कहता है, अगर कोई कंट्री इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो ही इंडिया उसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियर से, अथवा तो करेगा नहीं अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इस टेरिटरी और फोर्सेस। अगर कोई कंट्री, मान लीजिए कंट्री कल को चल के मान लीजिए पाकिस्तान उठकर इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो ही रिटेलिएशन में इंडिया पाक के ऊपर अटैक करेगा, नहीं तो इन अगर वो ऐसा कुछ नहीं होता तो इंडिया नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी यूज करता है, मतलब पहले वो यूज करेगा नहीं। दूसरा है मैसिव रिटेलिएशन, एनी न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट इंडिया विल बी मेट विथ मैसिव रिस्पॉन्स डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट एन एक्सेप्टेबल डैमेज। अगर कोई भी स्ट्राइक करता है, न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है इंडिया के ऊपर, तो फिर इंडिया भी बिना किसी उसके क्या करेगा, एक मैसिव रिटेलिएशन देगा, एक बड़ा विरोध दिखाएगा अपने न्यूक्लियर पावर से। नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट, भले ही इंडिया के पास में न्यूक्लियर पावर है लेकिन इंडिया कहता है वो एक ना तो फर्स्ट यूज करेगा, नो फर्स्ट यूज, एंड दूसरा ऐसी कंट्रीज जिनके पास नॉन न्यूक्लियर है, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, उनके ऊपर भी इंडिया न्यूक्लियर का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। इंडिया प्लेस नॉट टू यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट स्टेट विदाउट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, ऐसे स्टेट जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है उनके ऊपर इंडिया अटैक करेगा नहीं अपने न्यूक्लियर वेपन से। केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं, इंडिया रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट विथ न्यूक्लियर वेपन्स इन रिस्पॉन्स टू मेजर केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक। अगर इंडिया के ऊपर कोई अदर कंट्री अटैक करती है केमिकल वेपन से या फिर किसी भी तरह के बायोलॉजिकल वेपन से, बायोलॉजिकल वेपन मतलब कोई भी ऐसा वायरस क्रिएट करके, कोई भी ऐसी बैक्टीरिया क्रिएट करके दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कीजिए, मान लीजिए जस्ट लाइक अ पैंडेमिक आया था अभी, उसके जैसा कुछ हो और इंडिया के ऊपर कोई जानबूझ के ऐसे कोई अटैक करता है तो इंडिया इन रिटेलिएशन में न्यूक्लियर पावर का यूटिलाइजेशन कर सकता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया न्यूक्लियर कमांड इज ओवरसीन बाय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को और न्यूक्लियर के यूजर्स को कंट्रोल करती है। इसमें कौन कौन होते हैं, सबसे पहला पॉलिटिकल काउंसिल होता है इसके अंदर। पॉलिटिकल काउंसिल कौन चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। एंड दिस बॉडी, ये बॉडी क्या करती है, ऑथराइज करती है यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन की, किस कंडीशन में न्यूक्लियर वेपन का यूटिलाइजेशन करना है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है दूसरी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन लीड करता है, लेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA। इट प्रोवाइड्स इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टिव फ्रॉम द पॉलिटिकल काउंसिल। तो याद रखिए NPA 2 हो गया, एक हो गया पॉलिटिकल काउंसिल, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल का हेड कौन, PM, जो ये डिसीजन लेता है कि न्यूक्लियर का यूज करना है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड कौन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे अपने अजीत डोभाल जी हैं, और ये बताते हैं कि ये जो न्यूक्लियर यूज करना है इस डिसीजन क्या बेस तैयार करते हैं कि कब और किस तरह से यूज करना है। इंटरनेशनल ट्रीटीज पे इंडिया का स्टैंड क्या है, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज है जैसे इंडिया हैज कंसिस्टेंटली अपोज ट्रीटीज लाइक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT ट्रीटी जो होती है, प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसका इंडिया हमेशा से विरोध करता है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो ये कहती है कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर के लिए टेस्ट नहीं कर सकती, उसका भी क्या करता है, विरोध करता है। कौन, इंडिया का प्रोग्राम। तो इंडिया क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पर नॉन प्रोलिफरेशन की जो ट्रीटी है NPT और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, जो न्यूक्लियर पावर के टेस्टिंग को अदर कंट्रीज को अगेंस्ट करती है, विरोध करती है, अपोज करती है, उसका इंडिया हमेशा अपोज करता है। साइटिंग देयर डिस्क्रिमिनेशनी नेचर, इंडिया कहती है कि जितनी भी डेवलप नेशन हैं या फिर यूं कहें जो पावर ब्लॉक्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी क्या कर लिए हैं,
न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स या न्यूक्लियर टेस्टिंग करके आर्मामेंट्स पहले से ही जनरेट कर लिए हैं, तो वो आप क्यों दूसरे नेशंस को, अदर नेशंस को ऐसा करने से विरोध रोक रहे हैं? तो अगेंस्ट रहती है इंडिया हमेशा। इंडिया एडवोकेट्स फॉर ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट तो वेरीफिएबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेजर। इंडिया कहता है कि अगर डिसआर्मामेंट की बात होगी तो सबके लिए होगी, ग्लोबल लेवल पे होगी, without any discriminatory nature. What is the history of India's nuclear program? न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिस्ट्री क्या है देखते हैं, चलिए। India's nuclear program has a rich and fascinating history, shaped by blend of scientific ambition, geopolitical pressure and strategic imperative। क्या है देखते हैं। अर्ली बिगनिंग की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें तो ये क्या था, एक विजन था किसका, साइंटिस्ट होमी भाभा का। 1944 में होमी जे भाभा, नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली जो जनरल नॉलेज वाली एग्जाम होती है, वन लाइनर वाली एग्जाम होती है, वहां पे अक्सर ये पूछा जाता है कि इन फादर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन थे, होमी जे भाभा। प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने क्या क्या था, एक एस्टेब्लिशमेंट प्रपोज किया था फॉर न्यूक्लियर साइंस रिसर्च इन इंडिया। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आप नाम जानते हो तो। 1948 में द इंडियन गवर्नमेंट सेटअप एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाती है अंडर भाभास लीडरशिप। होमी जे भाभा के लीडरशिप में एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनता है टू हार्नेस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए। पीसफुल पर्पस का मतलब होता है एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए, एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए 1948 में एक कमीशन बना गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन अंडर होमी जे भाभा। 1954 में द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वॉज क्रिएटेड। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का क्रिएट हुआ था 1954 में, मार्किंग एन इंस्टीट्यूशनल पुश टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया, एक मार्क क्रिएट किया इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने में, किसमें, आत्मनिर्भर भारत बनाने में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। डेवलपमेंट ऑफ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम एक तैयार हुआ, क्या था, होमी जे भाभा आउटलाइन 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम एम एट लेवरेजिंग इंडियाज वास्ट थोरियम रिजर्व। उन्होंने कहा कि इंडिया के पास में, देखिए, यूरेनियम का भंडार इंडिया के पास में नहीं था, तो ये क्या करना पड़ता, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता, जो इनडायरेक्टली क्या पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, और इसके लिए अलग अलग नेशंस पे बहुत सारी ट्रीटीज हैं, उसको भी कंसिडरेशन में लाना पड़ता। इसीलिए इन्होंने कहा कि इंडिया के पास जो थोरियम रिजर्व है उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, उसके लिए 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया गया। स्टेज 1 क्या था, स्टेज 1 था यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल यूरेनियम इन प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। एक हैवी वाटर रिएक्टर्स क्या होता है, रिएक्टर होते हैं जिसमें यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को बॉम्बर्ड किया जाता है और उससे हीट और एनर्जी जनरेट होती है, और ये क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है, एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स जो बनाए जाएंगे, जो जनरेट करेंगे क्या, प्लूटोनियम जनरेट करेंगे। स्टेज 2 में क्या होगा, यूज ऑफ प्लूटोनियम इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टू प्रोड्यूस मोर फिजियल मटेरियल। इन्हीं प्लूटोनियम का अगले स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज किया जाएगा और उससे और भी फिजिबल मटेरियल बनाया जाएगा। स्टेज 3 क्या होगा, एक्सप्लोइटेशन ऑफ थोरियम यूरेनियम 233 फ्यूल साइकिल इन एडवांस रिएक्टर टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए 3 स्टेज हुए। स्टेज 1 में क्या हुआ, स्टेज 1 में कहा कि क्या होंगे, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स में क्या किया जाएगा, यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को बॉम्बर्ड किया जाएगा और इससे क्या बनाया जाएगा, इससे बनाया जाएगा प्लूटोनियम्स के बॉल्स। इन प्लूटोनियम्स का यूटिलाइजेशन किया जाएगा स्टेज 2 में। स्टेज 2 में किसमें किया जाएगा, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में, और इससे मोर फिजिबल मटेरियल बनाया जाएगा
जिसको स्टेज 3 में यूटिलाइज किया जाएगा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को रिटेन करने के लिए। की माइलस्टोन क्या थे इंडियाज न्यूक्लियर जर्नी में? की माइलस्टोन देखते हैं तो की माइलस्टोन कुछ ऐसा था कि 1962 में होता है साइनो इंडिया वॉर या इंडिया चाइना वॉर। इंडियाज डिफीट इन द वॉर विथ चाइना हाइटेंड द सेंस ऑफ अर्जेंसी फॉर डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। जब इंडिया इस वॉर में हार जाता है तब इंडिया को लगता है कि उसे अपने स्ट्रेटेजी को, मिलिट्री स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 1964 अगेन चाइना सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट catalyze India's resolve to pursue nuclear weapon capability while publicly emphasizing peaceful uses। देखिए 1964 में जब चाइना अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करता है तब इंडिया को लगता है कि अब उसे भी क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर वेपन को जनरेट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, क्या, पीसफुल यूजेस के लिए। 1974 में वो कैसा प्रयास करता है पोखरण में, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। इंडिया कंडक्टेड इस फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, पूछ सकते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1974 में। कौन से ईयर में था? 1974 में। और उसे किस नाम से जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा। अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑफिशियली टर्म इसे ऑफिशियली किस नाम से जाना गया? पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और इट मार्क्स इंडियाज एंट्री इनटू न्यूक्लियर वेपन क्लब। और इसके बाद में ही यूएसए ने क्या कर दिया था, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस कर दिए थे, लिमिट लगा दी थी, क्या करने के लिए? टू ट्रेड विथ यूरेनियम। फिर 1998 में पोखरण 2 करता है इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। आपने पोखरण मूवी देखी होगी तो उसमें ये दिखाया गया है। इंडिया कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट, इसमें 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, शोकोशिंग बोथ फिजन एंड थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब कैपेबिलिटी। इसमें फिजन और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब दोनों की कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज मिलिट्री रेडीनेस एंड लेड टू फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। और यहाँ से शुरू होती है असली इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, क्योंकि अब इंडिया भी क्या हो सका था, न्यूक्लियर पावर कंट्री, न्यूक्लियर रखने वाला कंट्री बन गया था, न्यूक्लियर आर्म रखने वाला कंट्री बन गया था। भले ही नो फर्स्ट यूज की बात करता हो बट क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस क्रिएट कर सके, ऐसा तो इंडिया भी हो गया था। व्हाट आर द की इवेंट्स? ऐसे कौन कौन से इवेंट थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया को ये क्रिएट थ्रेट, दिस रीजनल थ्रेट्स? तो इंडियाज रीजनल थ्रेट्स एंड इट्स न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी हैव बीन शेप्ड बाय अ सीरीज ऑफ पाइवटल इवेंट्स बोथ हिस्टोरिकल एंड जियोपॉलिटिकल, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिकल तौर पे दोनों पे ही। दिस की इवेंट रिफ्लेक्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विथ नेबरिंग नेशन स्पेशली चाइना और पाकिस्तान। क्या है? 1962 में जैसा भी हमने देखा इंडो चाइना वॉर में इंडिया हार जाता है। कोस क्या था? लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना कल्मिनेटेड ए फुल स्केल वॉर इन 1962। बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है। इम्पैक्ट क्या होता है इस वॉर का? इंडिया फेस ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट, इंडिया को एक बुरी हार का सामना करना पड़ता है। एक्सपोजिंग इट्स मिलिट्री वल्नरेबिलिटी, और ये दिखाता है कि इंडिया मिलिट्री तौर पर पावरफुल नहीं है। दिस इवेंट हाइटेंड इंडियाज परसेप्शन ऑफ चाइना एज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट, और ये इंडिया को जागरूक करता है और बताता है कि चाइना इन फ्यूचर उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। एंड स्पोर्ट्स डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर न्यूक्लियर डिटरेंस, और अगर चाइना के सामने स्टैंड करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? डिफेंस को अपने मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और स्पेशली कैसे मॉडर्नाइज करना पड़ेगा? न्यूक्लियर डिटरेंस का यूटिलाइजेशन करके। China's first nuclear test 1964, China successfully conducted its first nuclear test at Lopnur। ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ? दिस चेंज द सिक्योरिटी डायनामिक्स इन द रीजन एज इंडिया नाउ फेस्ड अ न्यूक्लियर आर्म नेबर with whom it had unresolved border tension. It accelerated India's resolve to develop its nuclear program। 1964 में जब चाइना ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तब इंडिया को लगा नहीं, अब इंडिया के जो नेबर है वो उससे पावरफुल है। किस कंडीशन में? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है,
तो इस कंडीशन में इंडिया को भी न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। 1971 में इंडो पाक वॉर होता है। दिस वॉर ट्रिगर्ड बाय पाकिस्तान क्रैकडाउन इन ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आप प्रेजेंटली बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे एक वॉर होता है, ठीक है। रिजल्टेड इन इंडियाज विक्ट्री एंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। इम्पैक्ट क्या होता है? वाइल इंडिया डेमोन्स्ट्रेट कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियरिटी, पाकिस्तान इंक्रीजिंग रिलाइड ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम विथ चाइनीज असिस्टेंट। चाइना क्या करता है? इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को कहता है कि वो उसे हेल्प करेगा उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो एक काउंटर बैलेंस क्रिएट होता है इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया को फिर से लगता है नहीं, अब तो उसे कंपलसरी करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान क्वेस्ट फॉर न्यूक्लियर वेपन, की मूवमेंट आफ्टर इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, इसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानता है। पाकिस्तान लीडर जुल्फिकर अली भुट्टो फेमसली डिक्लेयर दैट पाकिस्तान वुड डेवलप इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन। जब 1974 में स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम होता है, इंडिया करता है, तब पाकिस्तान के जो लीडर थे जुल्फिकर अली भुट्टो, वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान भी क्या करेगा? डेवलप करेगा खुद का न्यूक्लियर वेपन। इवन इफ इट्स सिटीजन हैड इट ग्रास, भले ही उसके लोगों को क्या खाना पड़े? घास खाना पड़े। विथ कवर्ड सपोर्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से एक छुपा हुआ सपोर्ट मिलता है उसे। द प्रोलिफरेशन एक्टिविटीज ऑफ साइंटिस्ट ए क्यू खान, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एडवांस रैपिडली। ए क्यू खान जो साइंटिस्ट थे, उनके सपोर्ट से और चाइना के कोवर्ट सपोर्ट से न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही एडवांस हो जाता है, रैपिडली ग्रो करता है। इम्पैक्ट क्या होता है? पाकिस्तान न्यूक्लियर एम्बिशन इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। अब देखिए, एशिया में किसके पास आ गया था? एशिया में आ गया था इंडिया के पास में। इंडिया ने टेस्ट कर दिया था 1974 में, चाइना के पास 1964 में ही आ गया था। नाउ पाकिस्तान, तो एक तरह की इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है कहाँ पे? साउथ एशिया में। प्रमोटिंग इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स डिटरेंस कैपेबिलिटी, और इसीलिए 1998 में सक्सेसफुल टेस्ट करता है इंडिया पोखरण 2, जिसको जानते हैं। इवेंट इंडिया कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट अंडर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, असर्टिंग इट्स न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी। इम्पैक्ट क्या है? पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड विथ इट्स ओन न्यूक्लियर टेस्ट, द ओवर्ट न्यूक्लियराइजेशन ऑफ बोथ नेशन formalize their rivalry and emphasize the need for credible deterrence strategies। देखिए, अब दोनों नेशंस के पास में आ गया तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी को लागू करना कंपलसरी हो गया था। तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होता है 1999 में। पाकिस्तानी फोर्सेस एंड मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेटेड इंडियन टेरिटरी इन कारगिल सेक्टर, लीडिंग टू अ हाई एल्टीट्यूड वॉर कारगिल में। इम्पैक्ट, दिस कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्कोर इट्स द लिमिटेशन ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस इन प्रिवेंटिंग कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, अब पाकिस्तान के पास में भी न्यूक्लियर सप्लाई है, इंडिया के पास में भी है, तो ना तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है, ना ही इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए 1919 में जो वॉर होता है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो एक कन्वेंशनल वे में ही फाइट किया जाता है विथ मिलिट्री। इट हाईलाइटेड द रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन, फर्दर फ्यूल्ड इंडिया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, ये भी एक रीजन है। अटैक सच एज 2001 में इंडिया पार्लियामेंट अटैक करती है, 2008 में मुंबई अटैक, एंड कंटिन्यूइंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान हैव केप्ट टेंशन हाई, हमेशा टेंशन बना रहता है। इम्पैक्ट, दिस इवेंट एम्फेसाइज द कॉम्प्लिसिटी ऑफ रीजनल थ्रेट्स, इसने रीजनल थ्रेट की कॉम्प्लिसिटी क्या हो सकती है वो बताई, एंड एज अ नॉन स्टेट एक्टर एडेड अ न्यू डायमेंशन टू सिक्योरिटी चैलेंज, और एक तरह का नया सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट हुआ। Therefore, India adopted its nuclear doctrine to maintain flexibility in responses strategies. The Doklam standoff 2017, India and Chinese troops face off over Chinese infrastructure development in the dispute डोकलाम रीजन नियर द इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन। डोकलाम में क्या होता है? चाइना एग्रेशन दिखाता है और वहां पे क्या करता है? कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, खुद का मिलिट्री बेस बनाने लगता है, जिसको अगेंस्ट करता है कौन? इंडिया। दिस इवेंट हाईलाइटेड द ऑनगोइंग स्ट्रेटेजिक rivalry with China and reinforced India's commitment to maintain robust deterrence along its border. Evolving threat perception, this event demonstrates how regional security dynamics
particularly regarding China and Pakistan have shaped India's nuclear program। देखिए ये इंडिया है, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पाकिस्तान है। तो एक साइड पाकिस्तान एक साइड चाइना, दोनों को ही डिटरेंट करने के लिए इंडिया को अपनी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या करनी थी, एकदम स्ट्रॉन्ग करनी थी, मिलिट्री को अपने स्ट्रॉन्ग करना था। इसीलिए उसने न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया। द इंटरप्ले ऑफ कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, न्यूक्लियर proliferation and asymmetric warfare has influenced India's approach to credible minimum deterrence, no first use policies and massive retaliation। देखिए इंडिया ने कहा सबसे पहले नो फर्स्ट यूज, पहले तो हम यूज करेंगे नहीं। दूसरा क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करता है तो भले हम उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना कर पाए लेकिन कुछ क्षति तो हम भी पहुंचाएंगे ही। और दूसरा मैसिव रिटेलिएशन, अगर कोई बायो टेक्नोलॉजी यूज करता है या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी यूज करता है और किसी भी तरह से इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो इंडिया इस केस में एक मैसिव रिटेलिएशन दिखाएगा और अपने न्यूक्लियर वेपन को यूटिलाइज करेगा। पोस्ट 1998 डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एंगेजमेंट की बात करें, इंडिया फेस सैंक्शंस फॉलोइंग इट्स 1990 टेस्ट। 1990 टेस्ट में क्या हुआ था, पोखरण 2 में 5 टेस्ट किए थे और उसके बाद में इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग गया था। 2005 में सैंक्शंस को हटाया गया। इंडिया साइन द इंडिया यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट जानते हैं। अभी पता है यूएसए ने, करंट अफेयर, यूएसए ने स्मॉल स्केल रिएक्टर प्रोवाइड किया है किसको, इंडिया को, अपनी फ्यूल डिमांड को पूरा करने के लिए, अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए। स्पेशली कहाँ पर, स्पेशली हिली रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को पहुंचाने या ग्रिड सप्लाई अवेलेबल नहीं है, ऐसे हिली रीजन में। ठीक है, ये स्मॉल स्केल रिएक्टर क्या है, इनको कंपनी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, एक यूनिट, इसके अलग अलग यूनिट बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और उसके बाद में उसको लोकेशन पे ले जाकर जहाँ पे जनरेट करना है वहां पे उसे क्या किया जाएगा, फिट किया जाएगा। मतलब ये इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर होंगे 123 के तहत। अलाउंग सिविलियन न्यूक्लियर कॉपरेशन की, अगर इंडिया यूरेनियम का यूज, न्यूक्लियर का यूज सिविलियन पर्पस के लिए कर सकता है, मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं कर सकता। न्यूक्लियर कॉपरेशन डिस्पाइट अ नॉन सिग्नेटरी टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी ट्रीटी के बावजूद भी इंडिया सिविलियन पर्पस के लिए अगर चाहे तो न्यूक्लियर का यूटिलाइजेशन कर सकता है। और इस केस में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी वाले जो भी होंगे वो ग्रांट करेंगे इंडिया को वेबर टू इनेबलिंग टू ट्रेड इट्स न्यूक्लियर मटेरियल फॉर पीसफुल पर्पस। और ये 2008 में हुआ था। द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ग्रांटेड इंडिया ए वेबर आफ्टर 2005 ट्रीटी के बाद में। फोकस ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इंडिया हमेशा पीसफुल यूजेस की बात करता है। पैरेलल टू स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, इंडिया हैज एम्फसाइज्ड द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर व्हाट, पावर जनरेशन विथ ऑपरेशनल रिएक्टर लाइक तारापुर में है, रावलभाटा में है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर से फर्स्ट स्टेज, सेकेंड फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर, थर्ड स्टेज एंड फिर यूरेनियम 233 और थोरियम 233 का यूटिलाइजेशन करेंगे एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए। मेडिकल एप्लीकेशन में जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में और डायग्नोसिस में भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनोवेशन में रेडिएशन वेस्ट पेस्ट कंट्रोल और फूड प्रिजर्वेशन में भी न्यूक्लियर का यूटिलाइजेशन करेंगे। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं सिविलियन पर्पस। और 2005 की ट्रीटी के अकॉर्डिंग, जिसको 123 ट्रीटी भी कहते हैं या फिर इंडिया यूएस ट्रीटी भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग 2008 में एनएसजी मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने क्या किया, इंडिया को वेवर दिया कि वो सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर का यूज कर सकता है, न्यूक्लियर उसे प्रोवाइड कराया जाएगा। करंट स्टेटस की बात करें, इंडिया मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक डिटरेंस प्रोग्राम एंड इट्स कमिटमेंट टू global non-proliferation. We continue to expand its civilian nuclear energy infrastructure, aiming to achieve energy security while reducing its carbon footprint. अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करते हुए एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को कमिट करते हुए इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हुए एक बैलेंस अप्रोच दिखाता है और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करता है। तो आज यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कीप लाइकिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।